बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू पे बात करने की कोशिश की है और हमेशा ये कोशिश की है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको एजुकेट किया जाए डिफरेंट डिजीज़ के ऊपर। ऐसी बीमारियाँ जो ज़ुबान ज़द आम होती हैं और जो हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में, क्लिनिकल फीचर्स में देखते हैं कि जो केस हमारे पास रिपोर्ट होते हैं डे बाय डे, तो हम देखते हैं कि उन्हीं केसेस को जो है वो अपने इन्फॉर्मेटिव सेशन में कन्वर्ट करें और अपने व्यूअर्स को एजुकेट करें। ये बेसिकली हमारा पर्पज़ होता है अपने वीलॉग बनाने का। तो आज का हमारा जो मौजू होगा बहुत ही इंटीक मौजू होगा कि गैंग्रीन जो है वो बेसिकली गैंग्रीन क्या बीमारी होती है और गैंग्रीन किन किन मरीज़ों को हो सकती है और इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। सिंपल अल्फाज में हम अपने व्यूअर्स को ये समझाने के लिए कि गैंग्रीन बेसिकली है क्या चीज़। गैंग्रीन आपकी बॉडी का वो हिस्सा जहाँ पे आपकी ब्लड सप्लाई कम हो जाए या आपके टिश्यू को ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिले या ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे प्रॉपर ना होने की वजह से वो हिस्सा जो है वो डेड होना शुरू हो जाए और वहाँ पे ब्लैक शेड आना शुरू हो जाए या येलो शेड होना शुरू हो जाए या उसमें पज़ पड़ना शुरू हो जाए, तो ये गैंग्रीन है। अब गैंग्रीन की 2 टाइप्स हैं, एक होती है ड्राई और एक होती है वेट। ड्राई जो है वो बेसिकली आपके बॉडी के ख़ास तौर पे जो पाँव के आपके नीचे वाला हिस्सा होता है वो चूँकि एक हार्ड स्किन होती है वहाँ पे। और एक बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि जो आपकी बॉडी का पार्ट दिल से जितना दूर होगा उसकी ब्लड की सप्लाई उतनी कम होगी। अब चूँकि हमारे जो हाथ हैं या हमारे जो पाँव हैं ये दिल से काफ़ी फासले पे हैं और इनमें ब्लड सप्लाई का फिर वो प्रेशर जो है ना उसको मेंटेन करने के लिए हम लोगों को कहते हैं कि आपने फ़िज़िकली मूवमेंट बढ़ानी है, अपनी एक्सरसाइज बढ़ानी है। तो इसके पीछे भी एक रीज़न्स होती है, एक पूरा फिनोमेना है, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि गैंग्रीन को टाइटल कैसे किया जाए, गैंग्रीन होती किन लोगों में है, अगर हो जाए तो इसका इलाज क्या है और गैंग्रीन की टाइप कितनी है और गैंग्रीन होती क्यों है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने भी हम ज़्यादातर अपने क्लिनिकल ट्रायल में जो केस देखते हैं वो ज़्यादा डायबिटीज़ पेशेंट जितने होते हैं, शुगर वाले जितने मरीज़ होते हैं या बहुत ज़्यादा ओबीज़, ओवरवेट। आप देखें कि जो आज का डाटा हम उठाते हैं, डिफरेंट स्टडीज़ हमें कहती हैं कि 50% पॉपुलेशन है ओबेसिटी की। यानी इस वक्त जो पूरी दुनिया में एक रेशो है मोटापे की, वो तकरीबन हर 100 में से 50 बंदे जो हैं वो मोटापे का शिकार हैं। लेकिन मेरी स्टडी, जो मेरा अपना नॉलेज है, जो हम ये देखते हैं, पाकिस्तान की लोकल स्टडी देखें या बरे-ए-आज़म एशिया की, तो मैं ये समझता हूँ कि 60% जो पॉपुलेशन है वो मोटापे का शिकार है, वो ओबीज़ है, यानी वो मोटापा है। मोटापा बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस है। मोटापा जब होता है तो आपकी बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं वो स्लो हो जाते हैं। आपके मेटाबॉलिक सिस्टम का स्लो होना, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का स्लो होना मोटापा है। तो ये बेसिकली एक रीज़न्स बनती है जो आपको इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस में डालती है। अब चूँकि बात हम गैंग्रीन के ऊपर कर रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट जिनकी शुगर का लेवल कंट्रोल में नहीं होता या बाज़ कंडीशन में हमारे मुल्क में इस तरह के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं कि जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल पे आते हैं तो हम उसको कहते हैं हम आपकी स्क्रीनिंग करेंगे। वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब क्या स्क्रीनिंग करेंगे? हम कहते हैं स्क्रीनिंग में हम सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर देखेंगे, फिर हम आपकी शुगर चेक करेंगे, फिर हम आपके जो है वो पल्स रेट लेंगे, ऑक्सीजन का लेवल चेक करेंगे। ये बेसिकली आपकी बॉडी की एक स्क्रीनिंग है। तो पेशेंट फौरी कहता है मुझे शुगर नहीं है, मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब मुझे नहीं चेक करना, ना मेरी शुगर है ना मुझे बीपी है। हम कहते हैं कि भाई आपको है या नहीं है, हम स्क्रीनिंग करके सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल क्या है, आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो किस तरह की है, ऑक्सीजन जो आप ले रहे हैं वो कितनी कैटेगरी में जा रही है और किस मकदार में आपकी बॉडी में जा रही है। तो फिर पेशेंट को हम एग्री करते हैं इन बातों के ऊपर। जब हम उसका ये चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, शुगर भी निकलती है और पेशेंट को तब पता चलता है हमारे क्लिनिकल ट्रायल में पहली दफ़ा कि मुझे शुगर भी है। या बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी 150 प्लस शुगर आ रही होती है या 180 के करीब आ रही होती है, तो हम उनको कहते हैं कि आपको शुगर पहले कभी चेक करवाई? वो कहते हैं नहीं, पहले भी एक दफ़ा करवाई थी, 150 आई थी, तो मैंने बस मीठा चीनी छोड़ दिया था, तो अब मुझे दोबारा कभी नहीं हुई। तो ये बेसिकली प्री डायबिटीज़ है कि वो शुगर के दायरे के करीब करीब है। अब ऐसी कंडीशन में आपका वो हिस्सा, शुगर सबसे पहले करती क्या है, आपकी असाबी निज़ाम को कमज़ोर करती है और आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर जो है वो इस तरह की उनकी एफिकेसी को डाउन कर देती हैं कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम होना शुरू हो जाती है।
अब ब्लड जो आपकी सर्कुलेशन होती है वो जब कम होती है, असाबी कमज़ोरी होती है, तो ऑटोमेटिकली आपका वो हिस्सा जो दिल से दूर होता है वहाँ पे ब्लड सप्लाई का इशू आता है। जब आपकी ब्लड सप्लाई का इशू आएगा, चूँकि ब्लड के थ्रू बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर जाता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से और ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से वो हिस्सा वहाँ पे डेड होना शुरू हो जाएगा, यानी उसके जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वहाँ सर्कुलेशन कम हो जाएगी और वहाँ इन्फेक्शन रेट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ऐसी कंडीशन में शुगर वाले मरीज़ जो होते हैं, उनके पाँव के नीचे वाला हिस्सा या उनकी फिंगर के अंदर वाले पोरे या उसके नीचे वाले हिस्से, सबसे पहले पेशेंट को क्या फ़ील होता है? वो कहता है डॉक्टर साहब मेरे हाथ पाँव सुन्न होना शुरू हो गए। हम कहते हैं किस तरह? वो कहता है मुझे लगता है शायद सुइयाँ मेरे चुभ रही हैं, या बाज़ कंडीशन में मेरे पाँव के ऊपर कोई बंदा ज़ोर से अगर किसी तरह का कोई चीज़ टच भी करता है या उसको काटता भी है तो मुझे फ़ील ही नहीं होता। चूँकि असाबी कमज़ोरी होने की वजह से उसके ब्रेन को वो सिग्नल प्रॉपर नहीं जाता कि उसके पाँव के नीचे भी कोई मसला, तो इसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं। अब न्यूरोपैथी के अंदर और गैंग्रीन में फ़र्क क्या होता है? न्यूरोपैथी बेसिकली वहाँ पे कोई चीज़ का फील ना होना, ब्लड सर्कुलेशन ना जाना, अब वहाँ पे ज़ख़म का हो जाना आगे गैंग्रीन है। जब वो ज़ख़म हो जाता है, चूँकि वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल भी प्रॉपर नहीं जा रहा होता और ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं हो रही होती, तो सेल डेवलप ही नहीं हो रहा होता। चूँकि आपको पता है कि मेरी बॉडी के अंदर सेल का अपना एक टूट फूट का निज़ाम है, जो हर 90 डेज़ के बाद उसका सर्कल चलता है और वो तोड़ फोड़ का एक कुदरती निज़ाम चलता रहता है। जब वहाँ पे ये सर्कुलेशन तोड़ फोड़ का एहसास होना कम हो जाए, या आपके ब्रेन को वो प्रॉपर सिग्नल ना जा रहा हो, या वहाँ की सर्कुलेशन प्रॉपर ना हो रही हो, या आपके असाब वीक होने की वजह से वो सिग्नल दिमाग तक ना पहुँच रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में ये गैंग्रीन होती है। और गैंग्रीन में एक छोटा सा ज़ख़म लगता है आपको, अगर वो ज़ख़म ड्राई हो, ब्लैक शेड इख्तियार कर जाए, या आपकी स्किन के ऊपर वाले हिस्से में रहे और उसमें पज़ ना पड़े, वहाँ पे पीप ना निकले, तो इसको हम कहते हैं कि ये ड्राई गैंग्रीन है। अब वेट गैंग्रीन क्या होती है कि ज़ख़म पड़ता है, ज़ख़म के नीचे सारे टिश्यू गलना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे पज़ रेट बढ़ जाता है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, वहाँ पे रिकवरी का चांस बहुत कम होते हैं। फिर जब आप हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं तो हम उसको जब एग्जामिन करते हैं, आपके पाँव को, आपकी फिंगर को, या आपके पाँव के नीचे वाले हिस्से को, या ऊपर वाले उसके जो आपका लिम्ब है उसको, तो देखने के बाद हम फिर डिसाइड करते हैं कि ये चूँकि वहाँ पे सेल डेड हो चुके हुए हैं, सर्कुलेशन प्रॉपर है नहीं है, फिर हम उसको कट लगा के प्रॉपरली उसकी सफाई करते हैं। और सफाई करने के बाद फिर हम आपको एंटीबायोटिक पे ले जाते हैं, जो कि इंजेक्टेबल में भी है, औरल मेडिकेशन भी करते हैं, फिर हम उसकी सफाई भी करते हैं, उसके ड्रेसिंग भी करते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स इख्तियार करते हैं कि किसी भी तरह आपके पाँव को कटने से बचाया जा सके या आपकी लेग को कटने से बचाया जा सके। जब हम देखते हैं कि 1-2 हफ्ते हमने ट्रीटमेंट दिया, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई, तो फिर हमें एम्पुटेशन की तरफ जाना पड़ता है। अगर आपकी फिंगर है तो फिंगर काटनी पड़ती है, पाँव है तो पाँव काटना पड़ता है। अगर वो आपके एंकलेट जॉइंट से ऊपर चला जाए तो फिर आपको ऊपर जाके पूरी आपकी टांग भी काटनी पड़ सकती है। इसलिए कि जब आपको आपकी जो लेग हैं उसमें कोई स्वेलिंग फील हो, या आपके पाँव में एहसास फील होना कम हो जाए, या वहाँ पे कोई चीज़ लगे और आपकी फीलिंग्स कम हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में आपको फौरी तौर पर अपने कंसल्टेंट से रब्ता करना चाहिए और अपनी बॉडी की फ़िज़िकली मूवमेंट को बढ़ा के अपनी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करना चाहिए, ताकि आपको गैंग्रीन जैसी मूजी बीमारियों से बचाया जा सके। अब होता क्या है कि गैंग्रीन जो है ये जब हो जाती है तो फिर डिफरेंट लोगों के, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि लोग हमारे पास आते हैं जी मैं फ़लाँ के पास गया था, जरा ने पट्टियाँ की 3 और वो बंदा ठीक हो गया, और फ़लाँ बंदे के पास गए जी उसने 2-3 टीके लगाए वो ठीक हो गया। तो हम उनको कहते हैं कि किसी सूरत अपने आप को धोखा ना दें, अपनी शुगर को कंट्रोल करें। आपकी जहाँ तक गैंग्रीन बन चुकी है, ज़ख़म जो गल चुका हुआ है, इसको यहाँ पे अपनी एम्पुटेशन करवाएं, इसको कटवा दें और उससे आगे अपने बॉडी के बाकी जो पार्ट्स है उसको महफूज कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, जहाँ पे आपकी एक उंगल कटनी है, अगर आपने एहतियात ना की, नीम हकीमों के पास चले गए, नॉन क्वालिफाइड लोगों के पास जाके आपने ट्रीटमेंट लिया, या किसी जरा के पास पट्टियों के चक्कर में लगे रहे, या घर में आपने टाइम वेस्ट किया, तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे आपकी एक फिंगर कटनी थी वहाँ पे आपका पूरा पाँव काटना पड़ जाता है। तो इसलिए आपने हमेशा कोई भी आपको सिम्टोमेटिकली चेंजिंग जो आपकी बॉडी में आए, हम चूँकि आसान अल्फाज की कोशिश करते हैं ताकि आम व्यूअर्स जो है वो समझ आए, क्योंकि हमारे पास जितने भी केस आते हैं उसमें रेडी वाले होते हैं, रिक्शे वाले होते हैं, आम दुकानदार होते हैं, आम काम करने वाले होते हैं, या वो लोग जो सिटिंग उनकी ज़्यादा है, ऑफिशियल वर्क ज़्यादा है, वो आते हैं गैंग्रीन के साथ, उनका पाँव गला होता है, रेशा पड़ा होता है, या पाँव के ऊपर उनकी लेग जो है वो स्वेल हुई होती है, या वहाँ पे पीप रेशा निकलना शुरू हो जाता है। तो ये वो कंडीशंस होती हैं जहाँ पे आपकी बॉडी के सेल जो है वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, या वहाँ पे ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना होने की वजह से आपकी बॉडी का वो हिस्सा जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता,
और ऐसी कंडीशन में जब आपकी शुगर भी अनकंट्रोल हो और फिर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस का लेवल भी बढ़ा हुआ हो, तो ऐसी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ होती हैं। अपने आप को इससे बचाने के लिए और अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल बनाने के लिए, अपने आप को, अपने पाँव को, अपने हाथों को महफूज रखने के लिए, जब भी आपके पाँव पे कोई भी किसी भी तरह का हल्का सा कट लगे, टचिंग हो, ईचिंग हो, या आपको डर्माटाइटिस हो, या कहीं पे स्वेलिंग हो, तो फौरी तौर पे अपने कंसल्टेंट के पास जाएं। जो भी आपका रिलायबल डॉक्टर है, जो भी आपकी इजी अप्रोच में जो आपका डॉक्टर है, फैमिली फिजिशियन है, कंसल्टेंट है, मेडिकल स्पेशलिस्ट है, डर्माटोलॉजिस्ट है या डायबिटोलॉजिस्ट है, जो भी कंसल्टेंट ईजीली आपकी अप्रोच में है, आपको चाहिए कि उससे जाके अपनी कंसल्टेशन लें और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करें और अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर को हमेशा नॉर्मल रखें, क्योंकि ये आपकी बॉडी के ऐसे मेजर पार्ट हैं जिनके ऊपर पूरी की पूरी बॉडी चल रही होती है। अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल होगी तो आपके किडनी इफेक्ट होंगे, जब आपके किडनी इफेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका हार्ट इफेक्ट करेगा, क्योंकि इनका आपस में इंटरलिंक है। क्योंकि जब आपका दिल जो है वो आप ब्लड देगा गुर्दों को, गुर्दे उसको वॉश करके दोबारा उसको देंगे, अगर इनमें फॉल्ट आएगा तो पूरे का पूरा निज़ाम ख़राब होगा। इसको हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में फिर आप कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आपने अपनी शुगर को बैलेंस में रखना है और अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है, फिज़िकली मूवमेंट को बढ़ाना है, मेंटली एग्जॉस्टिंग कम करनी है और अपने आप को रिलैक्स मूड में रखना है। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स जब आते हैं तो हम उसको ये कहते हैं कि आपने जो है ना वो हमेशा एक काम करना है कि फ़िज़िकली मूवमेंट बढ़ानी है, पानी ज़्यादा पीना है, अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन करनी है, अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज करना है। ये नहीं करेंगे दुनिया की कोई दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती। एक दवाई से आप दूसरी पे जाएंगे, दूसरी पे तीसरी पे जाएंगे और करते करते इवन कि आपका पहले किडनी डैमेज होगा, फिर आपका लिवर होगा, इस तरह जो है वो आप CKD में चले जाएंगे, फैटी लिवर है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है। ये सारी की सारी चीज़ें अगेन होती रहेंगी और आपका मसला कहीं पे भी हल नहीं होगा। आप जितनी भी दुनिया की डिबेट्स देख लें, जितने सिम्पोजियम उठा कर देख लें, जितनी CMEs देख लें, जितनी सोसाइटीज़ देख लें, जितनी गाइडलाइन देख लें, जितना वर्क देख लें आप डायबिटोलॉजी का, दाएँ बाएँ जितना भी आप देख लें, सब के जो कंक्लूजन रिमार्क्स हैं वो यही हैं कि लाइफ मॉडिफिकेशन और डाइट हैबिट्स, लाइफ मॉडिफिकेशन, डाइट हैबिट्स, लाइफ मॉडिफिकेशन, डाइट हैबिट्स। ये आप नहीं करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको किसी बीमारी से बचा नहीं सकती। तो अपने आप को मेंटली एग्जॉस्टिंग से निकालें, स्ट्रेस से निकालें, वॉक करें, नमाज पढ़ें, सजदा लंबा करें, फिज़िकली मूवमेंट बढ़ाएं और अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ लेजर टाइम गुजारें, ताकि आपका जो माइंड है वो रिलैक्स रहे और आपकी बीमारी जो है वो कंट्रोल में रहे। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।